हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में फिर से स्वागत है। बहुत स्वागत है। तो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेटा, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम लोग जनरली इग्नोर करके चलते हैं। बच्चे इग्नोर कर देते हैं, है ना। छोटा टॉपिक है, बच्चों को ये लगता है कि अरे ये इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसे इग्नोर आपको नहीं करना है, क्योंकि जेई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ये चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना काफ़ी आसान होता है। डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कॉपी पेन लीजिए, आराम से बैठ जाइए, रजाई के अंदर बैठ जाइए। ठंड का सीजन चल रहा है, ठीक है, ठंड ना लगे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो बेटा, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, वो ये सारे टॉपिक है। 5 टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किया है। इन सारे टॉपिक को हम लोग आज करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कुछ जगह पे क्या होता है ना, कि जैसे कि बेटा आप सिंपली क्या करते हैं कि कभी हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो किसी बॉडी को रख दिया, किसी को गिरा दिया, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, ग्लास नीचे गिर जाती है, बॉटल नीचे गिर जाता है, उसको उठा करके फिर रख देते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए उनमें क्या होता है कि जब बॉडी को नीचे गिराते हैं या बॉडी के ऊपर जो बॉडी ऊपर से नीचे फॉल किया, तो उसमें होता क्या है कि उसमें डिफॉर्मेशन आती है, बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, बॉडी का थोड़ा शेप चेंज होता है। इन सारे डिफॉर्मेशन को हम लोग निगलेक्ट करते हैं जनरल लाइफ में। घर में आप थाली में खाना खाते हो, आप अपनी थाली को आज जाकर के चेक करना, थाली में कहीं कहीं पर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन होगी। उन सारे डिफॉर्मेशन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई मायने हमारे लिए नहीं रहता है हमारे लाइफ में। लेकिन जब इंजीनियर्स बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग का फॉर्मेशन, बड़े बड़े रोड बनते हैं, बहुत लॉन्ग रेंज की रोड आपको बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, मेट्रो का पिलर बनता है, ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तो वहाँ पे हमें इन बहुत सारी छोटी छोटी डिफॉर्मेशन को हमें ध्यान में ले करके चलना होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी लाइफ जुड़ी होती है, हमारी ज़िंदगी के साथ वहाँ पे एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग उन सारे डिफॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और उसके अनुसार हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। इंजीनियर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। डॉक्टर जो होता है, आप देखेंगे कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जिसकी हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, बोन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, तो बोन टूट जाता है एक्सीडेंट के कारण से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उनमें जो बोन्स अगर टूटते हैं तो उनमें जो डिफॉर्मेशन होता है, बोन को ठीक कैसे करना है, तो वो बोन का जो डिफॉर्मेशन होता है वो किस तरह का डिफॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको ठीक करना होता है। तो वहाँ पर भी हमें माइन्यूटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जिन माइन्यूटली छोटे छोटे डिफॉर्मेशन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उस सारे डिफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो, आज का हमारा टॉपिक है पहला, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है बेटा। इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स है। दूसरा क्या है? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखना है। इलास्टिसिटी क्या होता है उसको देखेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है उसको देखेंगे, हुक्स लॉ क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। इन सारे टॉपिक को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेटा, हमारा पहला है इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है। बॉडी जो फॉर्म करता है, आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसके कारण उसका फॉर्मेशन क्यों होता है? एटम्स को कलेक्ट करके उसको ज्वाइन करके बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस? इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब होता है कि इट इज फोर्स बिटवीन एटम्स होल्डिंग टुगेदर। वो फोर्स एटम के बीच में जो एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है उसको इंटर एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफिनेशन। दूसरा बेटा आपको ध्यान रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? एज यूजुअल जिस तरह से एटम्स इंटर एटॉमिक फोर्स है उसी तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स है द फोर्स विच होल्ड मोलिक्यूल्स टुगेदर। जो मोलिक्यूल्स को टुगेदर होल्ड करके रखता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने लिख दिया है, बोथ फोर्सेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ध्यान रखना है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस रिपल्सिव भी होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर, इन दोनों का ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है।
इंटर एटॉमिक मोलिकुलर फोर्सेस का ग्राफ डिस्टेंस के एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, मोलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके रिस्पेक्ट में एफ की ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स जीरो हो जाता है और बहुत जब डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बहुत कम होगा फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स जीरो हो जाएगा। फिर डिस्टेंस को जब आप इंक्रीज करोगे तो फिर फोर्स आपको उल्टे डायरेक्शन में काम करेगा और फिर क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे ये पहली ग्राफ आप दे और ये ग्राफ यहाँ पे है। दूसरा ग्राफ हमने ग्राफ प्लॉट किया है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया और मैंने एक चीज़, सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे बॉक्स में, देखिए दोनों केस के लिए, दोनों चीज़ों के लिए मैंने एक चीज़ लिखा है। पहला नंबर, अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी है, एटॉमिक डिस्टेंस, एटॉमिक सेपरेशन, मोलिकुलर सेपरेशन अगर इन्फिनिटी है तो फोर्स क्या लगेगा, बोलेंगे फोर्स जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। देखिए अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे एफ की इफ आर क्या है, इन्फिनिटी है, तो आर इन्फिनिटी का फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो फोर्स उस समय क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए आर इन्फिनिटी तो यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी तो एफ आपका जीरो हो जाएगा और यू आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, यू भी आपका जीरो है, एफ भी जीरो, दोनों आपका है। यहाँ यू भी जीरो हो जाएगा, एफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर आर आर नॉट से बहुत ही बड़ा है, अगर आर आर नॉट से बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, तो अगर आप कहेंगे कि आर आर नॉट से काफी बड़ा है, ठीक है, आर आर नॉट से काफी, एक पर्टिकुलर आर नॉट पे भी आपको फोर्स जीरो होता है, लेकिन आर अगर इन्फिनिटी होगा तो भी फोर्स जीरो। देखो अगर एक पर्टिकुलर आर के ऊपर भी फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर आर इन्फिनिटी हो जाता है तो भी फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, आपको याद रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी भी आपको क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा, अगर आर आर नॉट से बड़ा है, एक आर आर नॉट से बड़ा है तो बोलेंगे एफ अट्रैक्टिव होगा, ध्यान रखना है। अगर आर की वैल्यू आर नॉट से बड़ा है तो फोर्स उस समय अट्रैक्टिव लगेगा, अगर आर आर नॉट से छोटा है तो फोर्स उस समय रिपल्सिव हो जाएगा, अगर आर आर नॉट के बराबर है तो फोर्स कितना, जीरो, और यू क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे यू क्या होगा, मिनिमम। यू आपका क्या है बेटा, मिनिमम है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर आर की वैल्यू आर नॉट के बराबर तो वहां पर भी फोर्स जीरो होगा और फिर क्या होगा, यू आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक नॉर्मल ग्राफ है, एक मतलब कि इन्फॉर्मेशन है फोर्स का, इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का, ये इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कितने तरह का होता है, सॉलिड में कितने तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। तो पहला डिफॉर्मेशन बेटा, जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो बोलेंगे सॉलिड अगर टूटेगा उसको डिफॉर्मेशन करोगे, उसके शेप को चेंज करोगे, किस तरह का डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो बेटा इसमें तीन तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक और तीसरा होता है शियर डिफॉर्मेशन, ट्विस्ट के कारण से, घूमने के कारण से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, पहला डिफॉर्मेशन क्या होगा, लीनियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन, ये आपको ध्यान रखना है। पहला डिफॉर्मेशन लीनियर होता है। दूसरा डिफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, दूसरा डिफॉर्मेशन आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा डिफॉर्मेशन, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन का मतलब आप किसी बॉडी को दबा दीजिए तो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन आएगा। लीनियर का मतलब उसको खींचो या उसको कंप्रेस करो तो लीनियर डिफॉर्मेशन आएगा। तीसरा होता है शियर डिफॉर्मेशन। शियर क्यों होता है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉलर जो होते हैं फुटबॉल खेलते खेलते समय ड्रिबलिंग करते हैं बॉल की, तो ड्रिबलिंग करते करते अचानक उनकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है, तो ट्विस्ट के कारण से डिफॉर्मेशन आ जाएगा। आप किसी आदमी का हाथ पकड़ के मोड़ दो, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। कौन सा डिफॉर्मेशन कहलाएगा, शियर डिफॉर्मेशन कहलाएगा। ट्विस्ट के कारण से, घूमने के कारण से जो डिफॉर्मेशन है उसको शियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे बोलेंगे दिस इज शियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ये आपका तीन तरह का डिफॉर्मेशन हुआ, लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक और शियर डिफॉर्मेशन। ये तीन तरह का डिफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब बात आते हैं करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड की। इलास्टिसिटी क्या है बेटा, एक नेचर है। हर बॉडी के पास एक नेचर होती है जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी एक नेचर है। ठीक है,
तो कहेंगे कि वो नेचर है क्या, तो बोलेंगे इट इज नेचर ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट ट्राई टू रीस्टोर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करके उस बॉडी को डिफॉर्म करते हो, उसकी शेप को डिफॉर्म करते हो, तो बॉडी और डिफॉर्म करके फिर फोर्स को हटा लेते हो, तो बॉडी चाहता है कि अपनी पुरानी शेप एंड साइज को क्या करें, रीगेन कर लें। कुछ बॉडी कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी नेचर को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो कहेंगे इलास्टिसिटी क्या है, तो बोलेंगे कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको हटा लेते हैं तो बॉडी का शेप चेंज होता है, और फिर बॉडी अपने पुराने शेप एंड साइज को अपने अंदर का इंटरमोलिकुलर एटम्स वगैरह के कारण से बॉडी चाहता है कि हमारा जो शेप पहले था वो फिर से दोबारा अब से आ जाए। इस नेचर को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस की और फिर स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का शेप डिफॉर्म होता है। स्ट्रेस जो होता है ना कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो बॉडी के अंदर में, बॉडी के अंदर वाले पार्ट में क्या होता है, फोर्स डेवलप करता है, और वो अंदर का जो फोर्स होता है वो क्या करता है, अपोज करेगा आपके फोर्स को। तो वो अपोज जो फोर्स करेगा उस फोर्स को पर यूनिट एरिया पे कितना अप्लाई हो रहा है उसकी कैलकुलेशन को कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है ना, तो कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। समझ लो बात को बेटा, आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करो, बॉडी के अंदर में एक फोर्स डेवलप होता है जो आपके फोर्स को अपोज करेगा, वो कहलाता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज स्ट्रेन। अब कहेंगे कि यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, बोलो, तो बोलेंगे एसआई यूनिट क्या होगा, ऊपर में क्या है, फोर्स है तो न्यूटन, नीचे में एरिया है तो बोलोगे मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जस्ट लाइक प्रेशर है, आप मान सकते हैं कि स्ट्रेस इज जस्ट लाइक प्रेशर। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेन की। आप देखिए, जब आप बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे, बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे, खींचोगे, दबाओगे, कुछ भी करोगे, घुमाओगे, तो बॉडी का शेप चेंज होगा। तो जो भी शेप चेंज होता है और जो ओरिजिनल शेप होता है उसकी रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो कहेंगे कि चेंज इन शेप, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये आपको ध्यान रखना है। अब बोलेंगे कि आपकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो बोलेंगे एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, सिंपली अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है ना, तो कहेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, आप जरा सोच के बताइए। ऊपर में भी शेप है, नीचे में भी शेप है, तो यूनिट आपको नहीं होगा, इसकी यूनिट नहीं होती है। तो कहेंगे कि नो यूनिट, ना ही इसका यूनिट होगा और ना ही इसका डायमेंशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक सिलेंडर हमने लिया है, अगर मान लो बेटा इस सिलेंडर के ऊपर अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर में फोर्स अप्लाई किए और नीचे में फोर्स अप्लाई किए, तो क्या होगा, सिलेंडर का लेंथ बढ़ेगा। ठीक है ना, तो बोलेंगे कि ये आपका सिलेंडर का लेंथ आपको इंक्रीज हो जाता है। तो सिलेंडर का लेंथ इंक्रीज करके कितना हो जाता है, जो भी आपका लेंथ बढ़ेगा, तो कहेंगे कि ये क्या हुआ, तो बोलेंगे कि यहाँ पे आपको स्ट्रेन डेवलप होगा। तो कैसे स्ट्रेन डेवलप होगा, तो बोलेंगे चूंकि लेंथ चेंज हुआ तो स्ट्रेन डेवलप होगा। दूसरी चीज स्ट्रेस डेवलप होगा, तो कहेंगे कि ये फोर्स एफ लगा, तो बोलेंगे स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस, तो बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस एरिया पे फोर्स लगा है उसको एरिया लो, और जहां फोर्स लगा है तो बोलेंगे। अब देखिए, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर दूसरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो ये खींचने की कोशिश करते हैं। जब हम खींचने की कोशिश करते हैं तो अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो उसको अपोज करेगा। तो एक्चुअली न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू सेम होती है, जो अप्लाइड फोर्स हमने किया है और जो अंदर में फोर्स डेवलप हुआ है। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा, जो हमने अप्लाई किया शेप चेंज करने के लिए। रिस्टोरिंग कौन सा, जो अंदर से अप्लाई हुआ अपोज कर रहा है एफ मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो वो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। और रिस्टोरिंग फोर्स, तो बोलेंगे स्ट्रेस क्या हो, चूंकि न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम लोग स्ट्रेस को फोर्स बाई एरिया डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए कि चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखो, एक चीज और देख लो बेटा, ऊपर वाले में कौन सा डिफॉर्मेशन है, तो बोलेंगे ऊपर वाले में लीनियर डिफॉर्मेशन है। हम कहें ऊपर वाले की बात,
तो बोलेंगे यहाँ पे कौन सा डिफॉर्मेशन है, तो बोलेंगे लीनियर डिफॉर्मेशन। क्यों लीनियर, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हुई है, तो ऊपर वाले में लीनियर डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए बेटा, इधर है। ठीक है, आप चारों तरफ से फोर्स एग्जर्ट करो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। सेकेंड केस में आप सेकेंड केस में चारों तरफ से फोर्स एग्जर्ट करो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो आप कहेंगे कि जब हम सारे तरफ से फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो बॉडी का वॉल्यूम कम होगा, बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो कहेंगे कि यहाँ से हमने एफ अप्लाई किया, ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा। ये डिफॉर्मेशन कौन सा कहलाएगा, तो बोलेंगे ये डिफॉर्मेशन आपका कौन सा होगा, तो बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। क्यों वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बॉडी की वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन होगी। नीचे में आप देखिए, नीचे में क्या किया है कि लोअर पार्ट को, मान लो एक ट्यूब है या फिर कोई एक प्लेट वगैरह टाइप का कोई बॉडी है, और उसके लोअर वाले पार्ट को क्या करो, फिक्स कर दो। ठीक है, फिक्स कर दो लोअर वाला पार्ट। अपर क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करो। ठीक है, एक फोर्स एक्सर्ट करो। जब आप अपर क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करोगे तो पता है क्या होगा बेटा, देखिए होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपर क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करोगे, ठीक है, तो अपर क्रॉस सेक्शन की स्थिति कैसी होगी, देखिए अपर क्रॉस सेक्शन आपका थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, देखिए अपर क्रॉस ऊपर जब आप खींचोगे ना, जब आप इसको खींचोगे, ठीक है, आप ऊपर में फोर्स अप्लाई करोगे तो अपर क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, लेकिन लोअर क्रॉस सेक्शन अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, आप कहेंगे कि लोअर क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, देखिए लोअर क्रॉस सेक्शन को कोई फर्क नहीं है, लोअर वाला जो पार्ट है वो फिक्स रहेगा, अपर पार्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो थोड़ा सा वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। बोलेंगे क्या हुआ, तो घूमा, घूमते के कारण से, तो यहाँ पे कहेंगे घूमने के कारण से जो डिफॉर्मेशन आएगा, बॉडी क्या था, पहले बॉडी अपने नॉर्मल शेप में था, आपने लोअर पार्ट को फिक्स कर दिया, ऊपर पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो लोअर पार्ट तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन अपर पार्ट थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। ये कौन सा डिफॉर्मेशन, बोलेंगे शियर डिफॉर्मेशन। इसका नाम क्या है, शियर डिफॉर्मेशन। तो बेटा शियर डिफॉर्मेशन जो होता है वो घूमने के कारण से होता है, ट्विस्ट के कारण से होता है। तो तीन तरह के बॉडी में डिफॉर्मेशन होते हैं। आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, उसके कारण से बॉडी में तीन तरह का डिफॉर्मेशन होगा। एक होगा लीनियर जिसमें लेंथ वगैरह चेंज होगा, एक होगा वॉल्यूमेट्रिक जिसमें वॉल्यूम चेंज होगा, और तीसरा होगा शियर जिसमें आपको घूमेगा, बॉडी का शेप चेंज होता है, घूमता है बॉडी, है ना, घूमने के कारण से। तो ये तीन तरह की डिफॉर्मेशन आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। स्ट्रेस स्ट्रेन जब आपने कर लिया तो एक लॉ है जो हुक्स लॉ आपको पूरे डिफॉर्मेशन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट यह है कि इफ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल इन द बॉडी, किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन अगर छोटा है, इतना डिफॉर्मेशन नहीं करना है कि बॉडी टूट जाए, बॉडी कंप्लीट अपनी स्थिति को बर्बाद कर ले, वैसा नहीं करना है। अगर डिफॉर्मेशन छोटा है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आप नहीं करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा डिफॉर्म तोड़ ताड़ दिया, वैसे नहीं करना है। बॉडी के ऊपर डिफॉर्मेशन अगर आप छोटा अप्लाई करते हैं तो उस केस में स्ट्रेस जो होता है बॉडी के अंदर में जो डेवलप करेगा वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, चाहे वो कोई भी स्ट्रेस हो चाहे कोई स्ट्रेन हो। ठीक है ना, लॉन्ग आप कहेंगे कि अगर लीनियर है तो लीनियर यहाँ पे होगा, वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूमेट्रिक होगा, और अगर मान लो कि शियर है तो शियर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखिए, अब यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसको हम लोग कह देते हैं ई। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बोलेंगे ये डिनोट होता है ई से। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, एलास्टिसिटी। अब ध्यान रखना है,
अगर लीनियर डिफॉर्मेशन है, लीनियर डिफॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना है बेटा, अगर डिफॉर्मेशन कैसा है, लीनियर, ठीक है, लीनियर डिफॉर्मेशन है, तो उस केस में ई जो होगा वाई के बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अगर लीनियर डिफॉर्मेशन है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू y हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन है, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो उस समय E को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, उस समय E को किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल E को हम लोग B से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। आपको ध्यान रखना है, लीनियर डिफॉर्मेशन में यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन में बल्क मॉडुलस। और अगर ये शीयर डिफॉर्मेशन है, शीयर डिफॉर्मेशन है, तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि ई की वैल्यू को क्या लिखेंगे, ईटा डी से लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये कहलाता है शीयर मॉडुलस, शीयर मॉडुलस, ठीक है। आपको याद रखना है बेटा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल अगर डिफॉर्मेशन छोटा है, अगर डिफॉर्मेशन छोटा है तो स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशियो ई कहलाता है, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लीनियर डिफॉर्मेशन होगा तो इसको कह देते हैं यंग्स मॉडुलस, जिसको वाई से डिनोट करते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक होगा तो बोलेंगे ई जो बी से डिनोट करेंगे बल्क मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो ई जो होगा बी के बराबर, और अगर शेयर है तो ये ई जो होगा ईटा के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर में यंग्स मॉडुलस कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक में बल्क मॉडुलस कहलाएगा, और शेयर में शेयर मॉडुलस कहलाएगा। तो ई की वैल्यू बी वाई, ई की वैल्यू वाई, बी और ईटा, ये तीनों होता है। डिपेंड करता है कौन सा डिफॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग आगे आते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही थियोरेटिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटल वायर। बॉडी क्या स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं और स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, बॉडी के नेचर के बारे में, बॉडी के कैरेक्टर के बारे में, उसको हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व फॉर अ मेटल वायर। एक मेटल वायर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ हमने प्लॉट किया, ठीक है। एक स्ट्रेस का और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट किया। देखिए, पहले मैंने इसमें ग्राफ को सीधा दिखाया, ओ से लेकर के ए तक ग्राफ स्ट्रेट है, ए से लेकर के बी तक थोड़ा सा कर्व है, बी से सी कर्व है, और सी के बाद डी तक ये भी कर्व आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जरा, पॉइंट ए मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉइंट ए हमने लिखा है प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट नंबर 1 में आइए, नंबर 1 में पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, बोलोगे ए यहाँ तक है, तो ओ से लेकर के ए तक ग्राफ स्ट्रेट है, तो ओ से लेकर के ए तक ग्राफ स्ट्रेट है, इसका मतलब ये कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। उसका मतलब ये हुआ कि वहां तक, ओ से लेकर के ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होगा, हुक्स लॉ ओबे होगा, ये कहने का मतलब हुआ। तो पहला पॉइंट आप कहेंगे कि पहला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ए कहलाता है, मतलब हुआ प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ये हुआ कि ओ से लेकर के ए तक हुक्स लॉ ओबे होगा, और पॉइंट ए जो है वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, मतलब वहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आइए, बी पॉइंट को हमने क्या किया, बी पे देखिए बेटा, ए के बाद बी तक आते हैं, बी तक आते हैं तो बोलते हैं बी पे ग्राफ थोड़ा सा कर्व जाता है, तो आप कहेंगे कि बी को कहलाता है इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है बेटा कि वो पॉइंट जहां तक बॉडी अपनी इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक बिहेवियर? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कीजिए और बॉडी अपने पुराने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, तो फिर कहते हैं कि बॉडी क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है, या फिर यील्ड पॉइंट का मतलब होता है कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक
बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं और फिर हटा लेते हैं तो बॉडी का शेप तो डिफॉर्म होगा, लेकिन फोर्स के रिमूवल के बाद बॉडी अपने शेप एंड साइज को दोबारा रीगेन कर लेगा। तो अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि वो पॉइंट कौन सा है, इलास्टिक लिमिट है। तो कहेंगे कि बी क्या है, बी इज द इलास्टिक लिमिट और एंड पॉइंट। तो बोलोगे कि ओ से लेकर के ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, लेकिन ओ से लेकर के बी तक इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट और एंड पॉइंट मतलब कि उस पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोपोर्शन तो नहीं है, लेकिन उस पॉइंट तक आप कहेंगे कि इलास्टिक कैरेक्टर शो कर रहा है। बॉडी के ऊपर में फोर्स अप्लाई किया, फोर्स को हटा लिया, बॉडी का शेप डिफॉर्म हुआ, बॉडी अपने पुराने शेप एंड साइज को दोबारा रीगेन कर लेगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। ओ से लेकर के बी तक, ओ से बी तक, तो कहेंगे कि ओ से बी तक इलास्टिक रीजन कहलाता है। इलास्टिक रीजन मतलब कि वहां तक इलास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इलास्टिक रीजन आपका चौथे पॉइंट पर आइए, बी के बाद आ जाइए। बी के बाद बी टू डी इज प्लास्टिक रीजन। बी के बाद जहां पर इलास्टिक रीजन खत्म होता है, इलास्टिक रीजन बेटा कहाँ खत्म होगा, ओ से लेकर के बी तक। बी तक इलास्टिक बिहेवियर है और बी ए ओ से लेकर के बी तक इलास्टिक रीजन है, जिस रीजन तक बॉडी अपने शेप एंड साइज को पूरा रीगेन कर लेगा फोर्स हटाने के बाद। लेकिन बी के बाद अगर आप फोर्स हटाते हैं तो बॉडी अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा, बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो बी के बाद बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो बी कहेंगे कि बी के बाद कौन सा रीजन, प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब कि जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फोर्स को लगाया हटाया, डिफॉर्मेशन हुआ, बॉडी अब शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पा रहा है, तो कहेंगे कि वो प्लास्टिक रीजन है। तो बी से लेकर के बी टू डी, बी से लेकर के डी तक प्लास्टिक रीजन है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। अब कहेंगे कि ठीक है, बी से लेकर के सी तक बॉडी के ऊपर प्लास्टिक रीजन है, लेकिन बी से लेकर के सी तक आप कहेंगे कि बी से लेकर के डी तक, बी से लेकर के डी तक, बी टू डी प्लास्टिक रीजन है। एंड एक्चुअली रीजन प्लास्टिक रीजन सी से शुरू होता है, मान के चलना है, लेकिन आप मान सकते हैं कि जहाँ पे इलास्टिक रीजन खत्म हुआ वहाँ से प्लास्टिक रीजन आपका शुरू हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं पांचवें नंबर पे, मटेरियल फॉर विच प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल। जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन छोटा होता है उस मटेरियल को ब्रिटिल बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, नोन एज ब्रिटिल। एंड फॉर विच प्लास्टिक रीजन इज लार्ज क्या कहलाता है बेटा, डक्टाइल कहलाता है। तो जो मटेरियल का प्लास्टिक रीजन छोटा होगा उसको हम बोलते हैं ब्रिटिल, और जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, डक्टाइल बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये चश्मा पहन रखा है, इस चश्मे में ये सामने का ग्लास है और ये प्लास्टिक है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि कौन सा ब्रिटिल और कौन सा डक्टाइल है, तो बोलोगे कि डक्टाइल मतलब कि जो जल्दी, जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा, जो जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये प्लास्टिक, ये वाला इसका ये फ्रेम, ठीक है। लेकिन ये सामने का पार्ट बोलेंगे ये डक्टाइल, ये ब्रिटिल है, क्यों, क्योंकि ये जल्दी टूट जाएगा। तो ब्रिटिल और डक्टाइल हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ब्रिटिल जिसकी प्लास्टिक रीजन छोटी है मतलब जल्दी टूट जाएगा, डक्टाइल जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है जो जल्दी नहीं टूटेगा। तो कहेंगे कि मटेरियल विच प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल ब्रिटिल कहलाएगा, और मटेरियल जिसका प्लास्टिक रीजन लार्ज है वो क्या कहलाएगा, डक्टाइल कहलाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट छठे पार्ट पे, स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम ओ टू ए। ओ से लेकर के ए तक ग्राफ का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है ना, तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, जो स्लोप होगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन क्या देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लीनियर डिफॉर्मेशन है तो y देगा, वॉल्यूमेट्रिक है तो b देगा, शेयर है तो ईटा देगा। एंड लास्ट d इज फ्रैक्चर पॉइंट। अगर आप d के बाद भी फोर्स अप्लाई करते हो तो d पर आकर के बॉडी टूट जाएगा। होगा क्या, ओ से लेकर के ए तक बॉडी प्रोपोर्शन लिमिट में है, स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोपोर्शन इलास्टिक बिहेवियर भी शो करेगा, बी तक इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शन नहीं है। बी के बाद प्लास्टिक रीजन, बॉडी अपने पुराने शेप एंड साइज को रीगन नहीं कर पाएगा और डी पर आकर के बॉडी टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो अब आप ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने एक चीज इंडिकेट किया है बेटा, आप स्ट्रेन को 1% से छोटा रखेंगे तो बॉडी अपने इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है। ध्यान रखिए, स्ट्रेन आपका 1% से छोटा है
तो हम बॉडी को मान के चलो कि अगर स्ट्रेन 1% से छोटा है तो बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, और बॉडी टूटेगा कब, जब आप स्ट्रेन को 30%, ऑलमोस्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 30% अगर हम लोग स्ट्रेन कर देंगे, अगर आप बॉडी में स्ट्रेन 30% तक लेके चले जाएंगे तो बॉडी उसके बाद टूट जाएगा। 30% तक वो स्ट्रेन को झेल पाएगा, उसके बाद नहीं झेल पाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। ठीक है, चलो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन आपका है, देखिए 2 ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, मटेरियल ए के लिए और मटेरियल बी के लिए। आप जरा देखिए ग्राफ का पहला लाइन, ठीक है, एक मान लो पॉइंट हमने ओ ले लिया, ठीक है, इसको ले लेते हैं ओ यहाँ पे भी ले लो और यहाँ भी ले लो, दोनों केस के लिए। अब बेटा देखिए ओ से लेकर के पी तक, ओ से लेकर के पी तक ग्राफ का स्लोप और ओ से लेकर के पी तक ग्राफ का स्लोप। आप कहेंगे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ये अगर एंगल θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है तो बोलेंगे θ1 इज मोर देन θ2। क्लियर, आपको दिख रहा है? तो θ1 अगर θ2 से बड़ा है तो बोलेंगे कि एक चीज इंफॉर्मेशन हमें यहां मिलेगा कि इसका मतलब कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो बोलेंगे ये वाला। दिस इम्प्लाई ए इज मोर इलास्टिक, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा, ए के लिए ज्यादा होगा, बी के लिए छोटा होगा, तो बोलेंगे ए इज मोर इलास्टिक। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। θ1 इसका ज्यादा है, θ2 इसका छोटा है, तो बोलेंगे ए इज मोर इलास्टिक देन बी। अब एक चीज देखो, P से लेकर के Q तक प्लास्टिक रीजन है, A के लिए P से लेकर के Q तक प्लास्टिक रीजन है, B के लिए P से लेकर के Q तक प्लास्टिक रीजन है। किसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है? A का। किसका छोटा है? B का। तो जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा वो डक्टाइल, जल्दी नहीं टूटेगा, जिसका प्लास्टिक रीजन छोटा वो ब्रिटिल, वो जल्दी टूट जाएगा। तो बोलेंगे एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारा निकला, दूसरा क्या निकला, ए क्या है? डक्टाइल, ए जो है बेटा डक्टाइल, और बी क्या है? बोलोगे बी इज ब्रिटिल, ठीक है, बी इज ब्रिटिल। ये आपका ध्यान रखना है। इस ग्राफ को देख करके हमें कंक्लूजन क्या निकला, बोलेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो ए के लिए ज़्यादा है तो ये मोर इलास्टिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो बी का स्लोप ज़्यादा है तो बोलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है तो ये मोर इलास्टिक है, इसका कम है तो बोलेंगे लेस इलास्टिक है। दूसरा, प्लास्टिक रीजन आपका ए के लिए ज़्यादा है तो बोलेंगे डक्टाइल है, और प्लास्टिक रीजन इसका छोटा है तो बोलेंगे ब्रिटिल है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे करेंगे। ठीक है, अगर हमारी लेक्चर अच्छी लगी, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच।